गत 23 व 24 जनवरी को श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज मुंबई प्रवास पर थे, जहां उन्होंने ठाणे स्थित केशव सृष्टि द्वारा आयोजित आरोग्य संजीवनी कार्यक्रम में भाग लिया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के आगमन पर महिलाओं ने आरती, माल्यार्पण व पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत किया। स्वागत स्थल पर आयुष मंत्री माननीय श्रीपाद नाइक जी भी स्वयं उपस्थित थे। स्वागत के पश्चात आचार्य जी एवं माननीय श्रीपाद नाइक जी सभा स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। आचार्य जी, माननीय नाइक जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया। तथा बालिकाओं ने धन्वंतरी वंदना प्रस्तुत की। वंदित पाद पद्मं लोके जरारोग भय मृत्युनाशनम् दातारमीशं विविध औषधीनां। मंच पर आचार्य जी का शॉल उपहार व पुष्पगुच्छ प्रदान कर अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने व आचार्य जी ने उद्बोधन दिया। मैं जिनका परिचय देने जा रहा हूं वो आज के समारंभ के प्रमुख अतिथि हैं, माननीय श्रीपादजी नाईक। श्रीपादजी नाईक यांचा परिचय पुढील प्रमाणे त्यांचं लौकिक शिक्षण BA, विशेषतः गोव्यातल्या राजकारणातून 1984 साली त्यांची सुरुवात झाली। सरपंच हे त्यांच्या प्रवासाचं पहिलं पडाव होतं आणि अतिशय कमी कालखंडामध्ये त्यांनी राजकारणात एक नीव प्रादाक्रांत केल्या। विशेषतः सातत्याने 4 टर्म ते लोकसभेवर निवडून आलेले आहेत। ह्या 4 टर्ममधल्या या टर्ममध्ये टुरिझम डिव्हिजन आणि आयुष विभागाचं मंत्रिपद, केंद्रीय मंत्रिपद त्यांच्याकडे आहे। स्वाभाविकच त्यांची अभिरुची, त्यांचा टुरिझममधला व्यासंग आणि गोव्यासारख्या निसर्गरम्य परिसरातून आल्यामुळे टुरिझमला मिळालेला व्यावसायीकरण याची खूप सांगड घालत अनेक नव्या प्रयोगांना सतत नाईकजी पाठबळ देत असतात। विविध शिक्षण संस्थांवर देखील ते जबाबदारीनं अनेक संस्थांचं जबाबदारीने पार पाडत आहेत। त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपले विचार प्रस्तुत करावेत। केशव सृष्टि वनौषधि आयोजित आरोग्य संजीवनी के इस आयुर्वेद परिषद में मंच पर उपस्थित आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण महाराज जी, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आयुर्वेदा के सभी समर्थक भाई और बहनों, आयुर्वेदा क्या है? मेरे ख्याल से हमने कुछ आपको बताने की जरूरत मुझे पड़ती है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा एक विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति प्रणाली में एक है। यह केवल एक शास्त्र न होकर संपूर्ण जीवन का विज्ञान उसमें समाया हुआ है। इस शास्त्र में स्वस्थ जीवन यापन के और अपनी पूरी दिनचर्या के और ऋतुचर्या का, आहार विहार का इत्यादि का नियमों का उल्लेख इसमें मिलता है, जो स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में लोगों की अनुचित खाद्य आदतें, व्यस्त जीवन शैली, मानसिक तनाव एवं स्वस्थ रहने के लिए बताए गए नियमों का उचित रूप से पालन न करने के कारण कहीं जीवन शैली इस तरह के रोग आज उत्पन्न हो रहे हैं। इन रोगों से संरक्षण पाने का एक ही मार्ग जो आयुर्वेदा का यदि विधिवत पालन से ही हो सकता है।
आयुर्वेदा का उद्देश्य केवल स्वास्थ्य संरक्षण है, अपितु इनके द्वारा रोग निवारण का कार्य भी अत्यंत प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। आज समस्त विश्व का ध्यान आयुर्वेदा चिकित्सा प्रणाली की ओर आकर्षित हो रहा है। इसका कारण यह है कि चिकित्सा पद्धति में रोगों का उपचार इस प्रकार किया जाता है कि रोग जड़ से नष्ट हो जाए और उसकी पुनरुत्पत्ति भी न हो जाए। देश में अलग अलग हिस्सों में स्थापित चिकित्सालय, महाविद्यालय, अनुसंधानों एवं अन्य संस्था इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। आहार विहार के साथ साथ विविध प्रकार की औषधियां या पंचकर्मा, क्षार सूत्र ऐसे विशिष्ट चिकित्सा कर्मों का प्रयोग करते हुए यह संस्थान जन सामान्य को आरोग्य प्रदान कर रही है। आयुर्वेदा प्रयोग में कुछ जाने वाली कई औषधियां प्रकृति के साथ निकटतम उसका संबंध है। यद्यपि ये औषधियां विभिन्न वनस्पति, खनिज एवं दांतव स्रोतों से प्राप्त की जाती है तथा इसका अधिकांश भाग वनस्पतिक स्रोत ही है। वर्तमान में बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण हमारी प्राकृतिक संपदा क्रमशः कम होती जा रही है और जिसको बनाए रखना हम सबका, उसका संवर्धन करना हम सबका कर्तव्य और उसकी प्राथमिक आवश्यकता है। केशव सृष्टि के इस आरोग्य संजीवनी परिषद में और वन संशोधन संस्था जो है, इसके द्वारा इस दिशा में जो कुछ प्रयास किया जा रहा है वह निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। रासायनिक उत्पादनों के बढ़ते हुए दुष्प्रभावों के आज शिक्षित वर्ग अनजान नहीं है और यही कारण है कि आयुर्वेदा की औषधियां रोगों की चिकित्सा के साथ साथ न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री या कॉस्मेटिक के लिए प्रयोग में भी उपयोग उनका किया जा रहा है। आयुर्वेद औषधियों के बढ़ते हुए प्रयोग एवं उनकी स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए इनकी उपलब्धता या गुणवत्ता बनाए रखना भी हम सबका परम कर्तव्य है। इसके लिए अनुसंधान वार्ताओं तथा औषध निर्माताओं को इनकी जिम्मेदारी भी उन्होंने समझनी होगी। ये जिम्मेदारी और उनकी बड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। आयुष मंत्रालय इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है। आज हमारे कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण जी है। आज जो कुछ आयुर्वेदा का जो प्रचार प्रसार जो हो रहा है, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ ने, रामदेव बाबा जी ने, माननीय आचार्य जी ने जो कुछ योगदान दिया है, इसी के आधार पर यही तो मेरे ख्याल से आज आयुर्वेदा जितने तरह से आगे जा रहा है उसका प्रयास जो है इन पतंजलि योग का है। मैं आप सबकी ओर से इनके प्रयासों की सराहना करता हूं। मार्च 1995 में भारत सरकार द्वारा जनजीवन में प्रचलित आयुर्वेद एवं अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ा देने का काम शुरू हो गया और उसी उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग की स्थापना की गई थी। 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग रख दिया, जिसके अंतर्गत आयुर्वेदा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का उनको भी सम्मिलित किया गया। हाल में ही सोआरिकपा चिकित्सा पद्धति को भी आयुष विभाग से नए रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। नवंबर 2014 में आयुष चिकित्सा पद्धतियों की लोकप्रियता और उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस विभाग को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया और उसकी उन्नति इस तरह से कर दी। इसका मतलब यही है कि हमारी सरकार जिस तरह से आयुर्वेदा की ओर, आयुष की ओर देख रही है कि जो आजकल उसको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहती है, तो ये अल्टरनेटिव नहीं तो मेन चिकित्सा पद्धति है, उसी के तरफ मेरे ख्याल से हमको जाना पड़ेगा। और आज का जो प्रयास केशव सृष्टि का है, मुझे लगता है इसी के और 2 कदम आगे बढ़ाने का यह कार्य यहाँ हो रहा है।
आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधानों एवं औषध निर्माताओं के महत्वपूर्ण इसको बढ़ाने की, आगे बढ़ाने की उसकी भूमिका रही हुई है। केशव सृष्टि वनौषधि संशोधन संस्था द्वारा आयोजित इस आरोग्य संजीवनी परिषद इन सबका प्रतिभा का एक सराहनीय कदम है, मुझे लगता है। आज वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदा की पहचान बनाने के लिए यह आवश्यक भी है। आयुर्वेदा से जुड़े सभी व्यक्ति, संस्था पूर्ण जिम्मेदारी से यदि अपना अपना कर्तव्य का पालन करे, ताकि आयुर्वेदा भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी गौरवपूर्ण स्थान निश्चित ही बना लेगा। मैं इस अवसर पर केशव सृष्टि के इस प्रयास को, इनके द्वारा जो परिषद यहाँ आयोजित की गई है, संगोष्ठी हो जाए, इसमें संगोष्ठी है, सभी आयोजकों का मैं अभिवादन करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह संगोष्ठी आयुर्वेदा के विकास के लिए नए आयाम प्रस्तापित करेंगे। मैं इस संगोष्ठी का, परिषद का सफलता के साथ साथ समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य, सुखी जीवन एवं आयुर्वेदा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको एक बार धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। खूब खूब धन्यवाद नायक जी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दो चीज आवश्यक है। एक सम शरीर, सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय, और जहाँ पे मानसिक है वहाँ पे प्रसन्नता शब्द का यूज किया है। यानी जो भी हम काम करें उस काम में हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम प्रसन्न होके उस चीज को करने की कोशिश करें। पतंजलि योगपीठ की दो विशेषताएं हैं। दो विशेषताएं ये है कि एक विशेषता है कि इस योगपीठ के दो भाग हैं, एक मानसिक भाग, एक शारीरिक भाग। जो मानसिक भाग है वो स्वामी जी देख रहे हैं, स्वामी जी रामदेव जी, और जो इसका आयुर्वेदिक भाग है वो भाग देख रहे हैं आचार्य श्री बालकृष्ण जी। जो पतंजलि आयुर्वेद जो संस्था है, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसके वो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर भी काम करते हैं। इन दोनों का इतना अनोखा संयोग है कि जो शरीर फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों को बताता है, उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में आयुर्वेद के साथ साथ योग को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम आयुर्वेद को देते हैं। इस संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आचार्य बालकृष्ण जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सत्र का संभारण करें। इस पवित्र बहुत ही दिव्य प्रांगण में केशव सृष्टि की ये नई सृष्टि, जिन लोगों के पुरुषार्थ से, तप से ये आगे बढ़ रहा है, उन सब महापुरुषों को नमन करते हुए और इस कार्य को व्यापक रूप देने वाले भाई सुरेश जी बैठे हैं मंच पर। यह पहला अवसर है शायद आयुर्वेद के विषय में इस महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से कुछ कहने के लिए। यूँ तो जितने भी आयुर्वेद वाले हैं, जो भी आयुर्वेद की सेवा करने वाले, चाहे वो वरिष्ठ जन हैं चाहे कनिष्ठ जन हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो सब हमारे हैं और हम भी उनके हैं। तो मैं तो आपको अपना मानता हूँ, आप हमको कितना मानते हैं वो आप जानो। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। आयुर्वेद की बात हो रही है। आयुर्वेद की वर्तमान स्थिति, भविष्य का स्वरूप, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, एजुकेशन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे निर्माता भाई बहन भी हैं जो औषधि निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्राध्यापक गण हैं जो वर्षों से आयुर्वेद को पढ़ा रहे हैं या अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे छात्र और छात्राएं हैं जो आने वाले समय पर वो आयुर्वेद की सेवा के लिए निकलने वाले हैं। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि नीतियां क्या होंगी देश की
आने वाले लोग क्या करने वाले हैं, एक चिंता का प्रश्न हो सकता है। विश्व में आयुर्वेद की क्या स्थिति है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमको जो भी आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, यदि हम मान लें कि जितने भी हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, मुझे आयुर्वेद के लिए लगाना है, तो आयुर्वेद के भला होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारी यात्रा हम स्वयं तय कर सकते हैं। यह हमको बनना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। दूसरे की शिकायत को लेकर के हम रोना, जिंदगी भर रोते रहें, कई जन्म भी रो लें, मुझको नहीं लगता है कि हमारी रुदन और क्रंदन को कोई सुनेगा, क्योंकि हमको रोते हुए सदियां गुजर गई। मुझको पता है कि महाप्रकाश निघंटु के बाद में इन 1000 साल होने को हो रहे हैं, पर आयुर्वेद का जो कार्य होना चाहिए था उसके बाद मुझको नहीं लगता कि अब तक भी कुछ ऐसा हुआ है। 1000 साल होने को है मेरे भाई बहन। क्या आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है इस आयुर्वेद को, इस विधा को खड़ा कर सके? मैं कहता हूं कि प्रत्येक भाई और बहन जो भी यहाँ बैठा हुआ है, एक एक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य है, क्योंकि आपके अंतर में उस ऋषि आत्मा वास करती है जिसने इन आयुर्वेदों को, इस विधा को दुनिया में खड़ा किया था। इसलिए भगवान ने आपको आयुर्वेद से जोड़ा है। इतना ही तो विश्वास हमको चाहिए। हम आयुर्वेद से जुड़ने को अपना गौरव माने, हम अपना स्वाभिमान माने। विशेष करके मेरे जो नए बच्चे, नई पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि मैंने आज माननीय मंत्री जी से भी प्रातः काल कहा कि हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम की जो विधा है वो ऐसी दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण है। मेरे आयुर्वेद के बच्चे कोई किसी से कम नहीं है, परंतु जब एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है, एक ही तरह की विधा होने की वजह से बाकी मॉडर्न में चले जाते हैं, बचे हुए आयुर्वेद में आते हैं, तो ऐसी हीन मानसिकता भर दी जाती है कि हम बहुत उच्च कोटि के नहीं है इसलिए आयुर्वेद में आए हैं। इस मानसिकता को निकाल करके फेंको। ये दूसरा नहीं फेंकेगा, ये आप फेंक सकते हैं। आप उनसे आगे पहुंच सकते हैं। हम किसी पद्धति की निंदा स्तुति नहीं करते। वो पद्धतियां अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, परंतु आप भी उनसे कहीं महत्वपूर्ण नहीं है। आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप ऋषियों की परंपरा से जुड़े हुए हैं। यह गौरव आपको ही प्राप्त है, बाकियों को नहीं है। मुझे स्मरण है, आज से 10-12 साल पहले भी बड़ी पीड़ा होती थी। लोग डॉक्टर लिखने में गर्व की अनुभूति करते थे। हमने कहा कि यदि तुमने BMS किया है, आयुर्वेद आचार्य किया है, निकाल फेंको ये डॉक्टर वाली मानसिकता को, लिखो वैद्य और वैद्या। उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। यदि मेरे परिवार में कोई चीज़ है, मेरी परंपरा में कोई चीज़ है, यदि मैं किसी चीज़ को करता हूँ, यदि मुझको ही गर्व और गौरव नहीं है, तो तुमको गर्व और गौरव दिलाने के लिए दुनिया में दूसरा कहीं आने वाला नहीं है। ये ध्यान रख लेना। इसीलिए अपनी चीज़ों का सम्मान हमको स्वयं करना होगा। अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की ललक और हमारे अंदर तड़फ होनी चाहिए। फिर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि हमको रोक सके। बहुत सारी समस्या है आयुर्वेद को लेकर के, बहुत सारे प्रश्न हैं। इसका कारण एक है, मैं बता देना चाहता हूं कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, शायद तिवारी जी भी बैठे होंगे, अभी सुना रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बात करें, आप जानते हैं कि आयुर्वेद को कोई औषधीय मान्यता प्राप्त नहीं है। हम भी दवाई बेचते हैं विदेशों में, हर्बल सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट करके। क्या चंद्रप्रभावटी, योगराज गुग्गुलू कोई फूड सप्लीमेंट है? आप बिना बीमार हुए चंद्रप्रभावटी और योगराज गुग्गुलू खाते हो क्या? नहीं खाते हो। जब हिंदुस्तान में वो फूड सप्लीमेंट नहीं है तो विदेश में कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य से फूड सप्लीमेंट्स की एक परिभाषाएं होती हैं, उसकी लिमिट्स होती हैं कि कितने क्या क्या कंटेंट जो है, एक्टिव कंपाउंड कितने क्या क्या होने चाहिए, रूटीन दैनंदिन जीवन के हिसाब से। पर जब वो चीज़ें तो निकलेंगी नहीं। जब आप चंद्रप्रभा बटी को फूड सप्लीमेंट करके हम बेचेंगे बाहर जाकर के, वो लैब के अंदर परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद में फिर वो पैरामीटर्स निकल के आता है कि इसके अंदर हैवी मेटल्स हैं या दूसरी चीज़ हैं। वो अपनी जगह पर सही हैं। सही क्यों हैं? क्योंकि आपने फूड सप्लीमेंट करके बेचा था। यदि आप दवाई कहते तो दवाई की लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, ये तो हम कभी सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बेचा ही तो फूड सप्लीमेंट के नाम से। इस कमी को कौन बताएगा? यहाँ फिर भारतवर्ष के अंदर उसको लेकर के एक तरह से षड्यंत्रपूर्ण ढंग से प्रचारित किया जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के अंदर ये चीज़ें पाई गई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाई के अंदर नहीं पाई गई थी, वो फूड सप्लीमेंट के अंदर पाई गई थी, क्योंकि उसका लिमिट से ज़्यादा हो गया था वो। तो ये कौन समझाएगा? बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग बैठे हैं, आप लोग में से कई लोग मैं जानता हूँ कि वर्षों हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। पीड़ा के साथ में एक षड्यंत्र भी है। या तो हमको आयुर्वेद को फूड सप्लीमेंट के नाम पर बेचना बंद करना होगा, या तो फिर हमको
उसको औषधीय मान्यता दिलाने की तरफ कोई कदम उठाना होगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ में नहीं चल सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, दूसरी पद्धतियों की बात करूं मैं, चाइनीज पद्धति या दूसरी पद्धतियों की बात करूं, वहां के उस देश के लोग बड़ी श्रद्धा और बड़े विश्वास के साथ अपने देश की पद्धति पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, उसको संभावना तलाशनी होती है कि यदि किसी रोग की चिकित्सा अपनी पद्धति में हो सकती है तो प्राथमिकता वो अपनी चिकित्सा पद्धति को देते हैं। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम अपनी चिकित्सा पद्धति पर प्रश्रय देने की तो बहुत दूर की बात है। यदि एलोपैथिक सिस्टम से है तो आयुर्वेद वालों को लेकर के एक हीनता का भाव प्रसारित करने में और आयुर्वेद को लेकर के एक बदनाम करने का बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र फैला हुआ है। यह इस देश का दुर्भाग्य है। उसको रोकने का काम भी आप आयुर्वेद वाले ही कर सकते हैं, दूसरा आकर के नहीं करेगा। यदि तुम्हारी घर की कोई बदनामी करता है तो दूसरा तुमको नाम देने के लिए नहीं आएगा। ये तो तुमको खड़ा होना पड़ेगा, डट करके मुकाबला करना होगा, जिससे कि हम आयुर्वेद को पुनः उस गौरवमय स्थिति पर पहुंचा सकें, उस स्थिति पर प्रतिष्ठापित कर सकें। यह अभियान तो हमको ही करना होगा। ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बड़ी बड़ी बात की जाती हैं। मैं एक बात आज और बता देना चाहता हूँ। हमारे भारतवर्ष के अंदर दुर्भाग्य से जितने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं उनको अभी एलोपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ नहीं है। और एलोपैथिक वालों को भी ये कह दिया गया कि तुम आयुर्वेदिक भी कोई गोली बटी नहीं लिख सकते हो। ये भी एक षड्यंत्र है। क्या दुनिया के अंदर जो एलोपैथिक है उसके अंदर हर्बल नहीं है? हर्बल के अंदर जब हम उसको प्रशोधन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फाइटोकेमिकल के रूप में लाते हैं या भस्म के रूप में हम जाते हैं, तो वह भी तो एक पूरी एक प्रक्रिया है रस रसायन और शोधन की। तो वो शुद्धता की या उसके एक्टिव कंपोनेंट्स को हम प्योरली, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आयुर्वेद वालों, कोई तुमको कहे कि आयुर्वेद, क्योंकि एलोपैथिक में ना जो सॉल्ट होती है उसकी बड़ी वो महत्ता रहती है। हर कंपाउंड का एक सॉल्ट होता है, आयुर्वेद में भी होता है। आपको पता है क्या है वो? मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुना देता हूँ, मज़ेदार है। हम काम कर रहे थे हल्दी के ऊपर। आप सब जानते हैं कि हल्दी के ऊपर करकुमिन होता है और बड़ी दुनिया में बड़ा प्रचलन में है कि कैंसर के लिए वो बहुत लाभकारी है। तो कोई बात चल रही थी, मैंने एक साइंटिस्ट को कहा, मैंने कहा भाई तुम करकुमिन को यूज़ करते हो? तो बोले जी हाँ हम करते हैं। तो करकुमिन का जो ये तो फाइटोकेमिकल हुआ, इसको सॉल्ट बनाना हो तो तुम बनाने जानते हो? बोले जी हाँ, बहुत बड़ी लैब है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। मैंने उसको दिया, वो बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया उसने करी। करने के बाद बात गुरुजी इतनी सी तैयार हुई, इतना सारा जो है ये खर्चा आया। फिर मैंने क्या काम किया, आप जानते हैं आयुर्वेद में हमारी क्षार विधि, मैंने हल्दी का क्षार बना लिया। जैसे बाकी द्रव्यों का बनता है, हरिद्रा क्षार का वर्णन ज़्यादा नहीं है, अपमार्ग का क्षार का वर्णन है, आग के क्षार का वर्णन है, कई कई द्रव्यों का क्षार है, यव क्षार है, बहुत यूज होता है। तो मैंने हल्दी का क्षार बना लिया। बनाने के बाद लैब में दे दिया। मैंने कहा भाई इसका ज़रा परीक्षण करो, क्योंकि करकुमिन में भी 2-3 तरह के वो जो है वो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं, उसमें कंबाइंड जोड़े से होता है। परंतु जब क्षार मैंने लैब में दिया, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि HPLC HPTLC में जो उसकी जो पिक्स बने ना, वो ऐसा सीधा एक सिंगल पिक बन गया। उसको भी समझ में नहीं आएगा इतना प्योर जो है करकुमिन कंपाउंड कहाँ से आया। तो हमारे ऋषियों को पहले से पता था। आज बड़ी दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, अभी नैनो मेडिसिन की भी बात होने लगी, नैनो पार्टिकल्स की बात होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो भस्म की प्रक्रिया है वो प्योरली नैनो मेडिसिन और नैनो पार्टिकल्स वाली बात है। इसके लिए मैंने अभी काम किया, क्योंकि आजकल ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि आयुर्वेद वालों का परंपरा में कई चीज़ें हमारे साथ हम संपर्क में टच में नहीं होते, इसलिए हमको पता नहीं है। तो मैंने एक काम किया, क्योंकि हम लोग भस्म बनाते हैं, तो जैसे अभ्रक भस्म है, एक सामान्य अभ्रक भस्म होता है, एक सहस्रपुटी अभ्रक भस्म होता है। तो सब मैंने दोनों को दिया। मैंने कहा भाई आप ये देखिए, क्योंकि नैनो पार्टिकल साइज़ में वो लोग ये मानते हैं कि जो है वो उसको बोलते हैं उनका माइक्रोन होता है।
तो लगभग नॉर्मली जो हमारा चूर्ण पूर्ण होता है वो 300 माइक्रोन से भी मोटा होता है। हमने कहा अभी इसको भस्मों का आप माइक्रोन पर और भस्म की साइज़ को मापिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो नॉर्मल भस्म होती है वो 10 से लेकर के 20 माइक्रोन के लगभग होती है। जब सहस्त्रपुटी हम बना लेते हैं तो 2.5 से लेकर के 5 माइक्रोन में पहुंच जाता है। तो वो वही माइक्रो लेवल पर लाने के लिए हमारे ऋषियों ने बताया था मर्दनम गुणवर्धनम। उनको ये तो पता नहीं था कि नैनो टेक्नोलॉजी आएगी और नैनो पार्टिकल की बात होगी, पर उनको इतना पता था कि मर्दनम गुणवर्धनम करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा। तो इतनी सी तो बात है। तो इसलिए आयुर्वेद विधा जो है, जो आगे अभी बहुत सारे अनुसंधान होने वाले हैं, उससे भी हम बहुत आगे हैं। तो हमको बस पूर्णता के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में हमको उस पर अडिग रहने की आवश्यकता है। तो मैं ये बता रहा था कि कभी ऐसा हो सकता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, एलोपैथी के अंदर में अभी हमारे मनहास भाई यहाँ बैठा है, उनकी बहुत बड़ी कंपनी एलोपैथी की, कुछ ऐसी बात चल रही थी कि वो कहने लगे कि हम एक बीज मंगाते हैं, इनके पिताश्री जो है उसकी हम दवाई बनाते हैं और बहुत महंगी जाती है, अमेरिका जाती है। इनको पता नहीं था। हमने कहा कि वो मेरे को बीज तो दिखा दो। एक दिन लेकर के आए 2 किलो। वो क्या था, वो यूनानी में ज़्यादा यूज़ होता है, हम लोग आयुर्वेद वाले भी यूज़ करते हैं, जिसको सुरंजान बोलते हैं ना। सुरंजान मीठी जो होती है, वही कोल्चिसिन का जो रॉ मटेरियल वही है। जो एलोपैथिक में जो कोल्चिसिन जिसमें से बनता है, कोल्चिसिन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो वो प्योर कोल्चिसिन की कॉस्ट बहुत है, वो 25-30 लाख रुपए किलो बेचते हैं, और वो आपका सुरंजान मीठी तो 500-600 रुपये किलो मिल जाता है। तो अर्थराइटिस के लिए बहुत यूज होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अब वो जब हम सुरंजान मीठी यूज़ करते हैं और वो कोल्चिसिन यूज़ करते हैं, भाई दवाई तो हमारी है, तुम बाहर से ला करके यूज़ करो ना। कर्कुमिन भी हमारी, हल्दी तो हमारी है। तो ये जो एलोपैथिक और आयुर्वेद में चिकित्सा विधा में, फिर मेरे एक दिन दिमाग में ऐसे बैठे बैठे बात आई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आप लोगों को दिमाग को घुमाने के लिए एक अवसर दे रहा हूँ। हम भी ऐसे सोचते रहते हैं कई बार। मैंने सोचा कि जब इसके अंदर प्योर कंपाउंड है, कर्कुमिन या कोल्चिसिन के ऊपर ही मैंने शुरू किया। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसका कर्कुमिन को मैं प्योर हल्दी में से कर्कुमिन निकाल लेता हूँ। कर्कुमिन निकालने के बाद में इसको मैं मेडिसिन बना लेता हूँ। हल्दी है इसलिए मेरे को आयुर्वेदिक लाइसेंस मिल जानी चाहिए, प्योर कर्कुमिन है इसलिए एलोपैथिक लाइसेंस भी मिलनी चाहिए। तो ऐसी दवाई बना लेता हूँ कि दोनों लाइसेंस से हो जाए, दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, एलोपैथिक वाले भी लिख सकें और आयुर्वेद वाले भी लिख सकें। तो विचार तो अच्छा था, अच्छा है कि नहीं है? तो मैं भी लगा, तो बहुत दिन काम करता रहा, बहुत कुछ रिसर्च भी किया, दुनिया के लेवल पर ढूंढता रहा। पर दुर्भाग्य से जो अमेरिका का जो US FDA है, वो क्या करता है कि कोई भी नेचुरल कंपाउंड जब वो 98% प्योर हो जाता है, वो ड्रग की मान्यता उसको मिल जाती है, वो फाइटोकेमिकल से बाहर हो जाता है। तो ये किसने कहा उनको करने के लिए? ये उनका षड्यंत्र है।